ठीक है, ये जो 10 मिनट थे हमारे, इस 10 मिनट में हमने सिर्फ यही देखा कि हमने आज क्या पढ़ना है, इसका ब्रीफ इंट्रो ले लिया हमने। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की। 2 घंटे में भी अगर हमने स्लाइड्स पढ़ी तो समझे हमने एक चैप्टर खत्म किया है। किसका चैप्टर खत्म किया है? इस बुक का, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बुक का, जिसके ऑथर हैं एडवर्ड। बुक तो कहीं भी नहीं मिली, लेकिन बुक के डाउनलोडेड लेक्चर्स, डाउनलोडेड चैप्टर्स मिल गए, तो हम उसी को पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक्स्ट्रा बातें भी हम आपसे डिस्कस करेंगे बुक के अलावा भी। ठीक है, चलिए जी। लेबोरेटरी असेसमेंट फॉर होम परफॉर्मेंसेस, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट द फिजिकल परफॉर्मेंस। फिजिकल परफॉर्मेंस के में कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, हमने पहले भी पढ़े थे, उसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, हम फिर से इसकी रिपीट करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड इकोनॉमी। कोऑर्डिनेशन आपकी कितनी अच्छी है, और इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियली आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। इन्वायरमेंट, क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता इन्वायरमेंट का? अगर वो ह्यूमिडिफाई होगी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो ड्राई होगी हीट देगी, गर्म होगी वार्म इन्वायरमेंट होगी, हार्ड डे होगा, तो क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, लूज हो जाएगी, इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, इसी तरह आगे देखो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वही बात आ गई, ब्रेन के फैक्टर्स आ गए, सीएनएस के फैक्टर्स आ गए इसमें। किस तरह? अगर आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो, आप वो काम नहीं करना चाह रहे, यू आर सेंट्रली फिटीग, ठीक है, यू आर लेस इन एरोजल, यू आर डिस्करेज बाय एनीवन, यू आर डिस्करेज बाय योर सपोर्ट, यू आर डिस्करेज बाय योर परफॉर्मेंस, आप अच्छा खेल नहीं पा रहे हो, इतने दिनों से आप अच्छा नहीं खेल पा रहे, आप डिस्करेज हो गए, इतने डिस्करेज हो गए कि अब फ्यूचर में आप हो कि मैंने तो खेलना ही नहीं है, मैं तो खेल ही नहीं सकता, मैं तो जितनी भी मेहनत कर लूं मैंने तो फेल ही होना है। ठीक है, अगर ये सब माइंड में आएगा ना बेटा, तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। जितने आप मोटिवेटेड नहीं होंगे ना, याद रखिएगा, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो ना, आप ना वो काम कर सकते हो, ना उस काम में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हो। सेकेंड वन इज योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जरूर होनी चाहिए फॉर द परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं आप बहुत ज्यादा इंकरेज हो कि मैं ये 1 टन का जो है ना वो गैलन उठा लूंगा, मैं ये 10 गैलन जितना वाटर उठा लूंगा, आप बहुत इनकरेज हो बट यू डोंट हैव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नहीं होगी, इनकरेज बहुत हो स्ट्रेंथ नहीं है, तो उठा पाओगे? नहीं। लेकिन अगर नहीं उठा मैम। भी लिया तो भी क्या होगा? परफॉर्मेंस कम होगी, उतना अच्छा नहीं उठा पाओगे जितना एक स्ट्रेंथ के साथ उठाते हो। तो स्ट्रेंथ होना भी जरूरी है। एनर्जी का आउटपुट, आपके मसल्स एनर्जी सही से कंज्यूम कर रहे हैं, एरोबिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ठीक से ले रहे हैं और दे रहे हैं, या एनएरोबिक में चल रहे हैं, यानी आपका ग्लाइकोजन टूट टूट के लैक्टिक एसिड बना रहा है और आपको ऑक्सीजन के बिना ही चला रहा है। ऑक्सीजन गैस सीएनजी, और लैक्टिक एसिड केमिकल पेट्रोल। तो बेटा हम सीएनजी को ज्यादा यूज करना बेहतर समझते हैं क्योंकि वो हमें सस्ती पड़ती है ना, लेकिन पेट्रोल पे जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा हर विजिट। ऐसा ही है, तो वी आर ट्राई टू become on gas situation, become on CNG, do our performance on the behalf of the oxygen gas। अगर हम लैक्टिक एसिड की तरफ गए तो बात नहीं बनेगी, जल्दी थक जाएंगे और इंजन खराब हो जाएगा। ऐसा ही है, वैसे उल्टा है यहाँ पे, हाँ, पेट्रोल से इंजन खराब नहीं होता, सीएनजी से हो जाता। सो द व्हाट द एथलीट्स गेन फ्रॉम फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग, व्हाट द एथलीट गेन्स फ्रॉम फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग, क्यों करें हम एथलीट की फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग? व्हाई दे नीडेड, क्यों उनको जरूरत है? एथलीट्स हैं, अपनी ट्रेनिंग करें, खेलें कूदें, परफॉर्मेंस करें, जीतें, फिर ट्रेनिंग करें, फिर जीतें, फिर इंटर हो, ऐसा है। लेकिन फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग जरूरी है, क्यों? क्या मिलता है एथलीट्स को फिजिकल टेस्टिंग करवाने के बाद? फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग बेटा, लैब टेस्टिंग, VO2 मैक्स टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग, आपका हेमोग्लोबिन लेवल एनीमिया टेस्टिंग, आपकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट टेस्टिंग,
आपकी इंसुलिन, डायबिटीज टेस्टिंग, ग्लूकोज है उसमें या नहीं, ये सारी फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग्स होती हैं आपकी एथलीट्स को प्ले से पहले, इवन ट्रेनिंग में एंटर होने से पहले। आर्मी में भेजने से पहले आपका मेडिकल होता है, बिल्कुल होता है। उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत यह है कि आर्मी वालों को पता चल जाए कि आप कितने फिट हो और कितना काम कर सकते हो। ऐसा ना हो उसकी ट्रेनिंग में आप बैठ जाओ। ऐसे ही प्लेयर प्लेयर खेलने से पहले अपना फिटनेस टेस्ट देता है, अगर वो फिट है तो ही इज एबल टू डू प्ले, अदरवाइज उसको रेस्ट दे देते हैं, दूसरे प्लेयर को अंदर ले आते हैं अगर वो अनफिट होता है तो। इसी तरह फिटनेस टेस्ट जरूरी है, एथलीट में भी फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग इसीलिए हो रही है। Zarnasha, your attendance code, please. So, what does benefits? Information regarding strength and weaknesses can serve as baseline data to plan training program. इसके बेनिफिट्स क्या है? एथलीट को सबसे पहले पता चल जाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है बेटा कि वो पानी से डर जाएंगे, तो आप उनको हर तरह की ट्रेनिंग करवाओ, लेकिन आप उसको स्विमिंग ट्रेनिंग नहीं करवा सकते, आप उसे स्विमर नहीं बना सकते, क्यों? वो पानी से डरता है। ठीक हो गया। इसी तरह चलें, एक और चीज लेते हैं। किसी को ना हाइट का फोबिया होता है, जीनोफोबिया। उसमें क्या होता है, उस बंदे को हाइट पे जाते ही चक्कर आने लगते हैं। वो बंदा बड़ा फिट फाट है, अब उसकी मैं बिल्डिंग के ऊपर ले जाऊं, छत पे मैं खड़ी होकर कहूँ नीचे देखो कितनी हरियाली है, पाकिस्तान कितना अच्छा है ये वो, तो वो देखेगा तो उसको चक्कर आएंगे। क्यों? उसको हाइट का फोबिया है। ऐसे बंदे को क्या आप ट्रेनिंग करवाओगे? किसकी? माउंटेन क्लिंबिंग की? नहीं करवा सकते। हाई जंपिंग की? नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते ना, क्योंकि उसको फोबिया है, एंड ही इज अनफिट टू डू दिस टाइप ऑफ गेम, ही इज अनएबल टू डू दिस टाइप ऑफ स्पोर्ट। इसीलिए हम उसको उसका नहीं नहीं लेकर जाते। तो ये बेनिफिट होता है एथलीट को एक गेम में जाने से पहले अपनी फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग करवाने का। बात समझ आ गई? आगे चलें। यस मैम। फीडबैक रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसे फीडबैक मिलता रहेगा। किस तरह? आपने मुझे अपना ट्रेनर रखा, आई एम वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपने मुझे अपना ट्रेनर रख लिया। मैंने आपको ट्रेनिंग करवानी थी स्ट्रेंथ की, और मैं हो गई उसमें वीक और आप चले गए इंड्योरेंस की तरफ, आपकी स्ट्रेंथ गेन नहीं हुई। सो फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग जो आपने पहले करवाई और मेरी ट्रेनिंग के बाद फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग करवाई, आपको कोई फर्क नजर नहीं आया, तो आपने कहा कि 6 महीने तुमने मेरी क्या ट्रेनिंग की है। इस तरह क्या हुआ, आपके पास फीडबैक आ गया अपनी ट्रेनिंग के मामले में, यानी प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। आपको समझ आ गया कि यार ये तो नाम का ही एक्सपीरियंस्ड है, इसको काम तो आता नहीं। ठीक हो गया। तो आपको फीडबैक मिल जाएगा अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम की कि वो इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज। बेटा जिस तरह की परफॉर्मेंस होगी ना, आई मीन जिस तरह की वो खेल होगी, उस तरह की टेस्टिंग जब आप पहले दे चुके होगे ना, आप समझ जाओगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, मैं खेल की इस फिजियोलॉजी की तरफ जा रहा हूं। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बंदे ने रनर बनना है और हम उसकी फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या करेंगे, हैमस्ट्रिंग के ग्रेड्स चेक करेंगे। एमएमटी ऑफ हैमस्ट्रिंग इज अ टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट। ऐसे ही है, मैनुअल मसल टेस्टिंग फॉर हैमस्ट्रिंग इज फिजियोलॉजिकल टेस्ट। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम करेंगे बायोलास्टिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, किसकी? क्वाड्रिसेप्स की। क्यों? उसको रनर बनाना है ना हमने। ये बातें अगर इस वक्त आपके सर के ऊपर से भी जा रही है ना, तो इट्स रियली ओके। जब आप स्पोर्ट्स में घुसोगे, स्पोर्ट्स करोगे, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी पढ़ोगे, आपको और अच्छा समझ आ जाएगा कि मुझे किस गेम के लिए कौन से मसल्स को टारगेट करके कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, कौन सी असेसमेंट करनी है। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं जो बातें आपको बताती हूँ, पेन लिया करें, कॉपी लिया करें, उस पर जरूर लिखा करें, उसके बारे में जरूर पढ़ा करें। वीडियोस भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे इन ट्रेनिंग से, क्योंकि लोग स्पोर्ट्स पे काम करते हैं। हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट में फंसे हुए हैं।
हम इंडोर गेम्स नहीं करते, हम आउटडोर गेम्स नहीं करते, हम एथलेटिक एक्टिविटीज नहीं करते, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट वीक मनाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उस स्पोर्ट वीक में क्या होता है बेटा? थ्रो बॉल हो गई, रस्सा खींचना हो गया, और गर्ल्स के लिए क्या क्या गेम होती है? बिल्कुल जर्नल। आप लोगों के स्पोर्ट्स वीक में मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को गामा स्टेडियम लेकर जाया जाए, है ना, एक अच्छी सी स्पोर्ट होनी चाहिए। वेल, जी मैम। यस अंडरस्टैंडिंग मैम। अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, यस। और लड़कियां भी खेल में काफी अच्छी होंगी। आपको बताती चलूं, मैं थ्रो बॉल में बहुत अच्छी हूँ। सो टीचर और स्टूडेंट्स का कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। गर्ल्स की बात कर रही हूँ। सो आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइजेस। आपको समझ आ जाएगी कि मुझे एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कौन सी एक्सरसाइज की फिजियोलॉजी क्या है। मुझे स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करनी है ना, क्योंकि मुझे वेट लिफ्टर बनना है, मुझे स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करनी है। तो स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग के लिए क्या मैं रिपीटेशन ज्यादा करूंगी? नहीं, मैं वेट ज्यादा लूंगी, रिपीटेशन कम करूंगी। मुझे समझ आ जाएगी कि ये मेरी एक्सरसाइज है, ये मेरा खेल है, ये मेरी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से इस खेल में इतना फर्क पड़ेगा। ये बातें भी एथलीट्स को फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग करते हुए समझ आ जाती हैं। व्हाट फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग विल नॉट डू, कौन सी फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग है ऐसी जो आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करनी होगी एक्यूरेटली। जो फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग आपके साथ नहीं करती, वो करती है एक्यूरेट प्रिडिक्शन अबाउट परफॉर्मेंस। ऐसा कभी हुआ है मैंने आपसे कहा कि जनाब मैंने आपको वेट लिफ्टर बनाना है, तो मैंने आपको ट्रेनिंग में लेना है, तो मैं आपकी फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग करती हूँ, तो इधर आए मेरे पास और मुझे ये 30 किलो का वजन उठा के दिखाएं, आप उठा ही नहीं सकोगे। तो फिर मैं क्या बोलूंगी? वेट लिफ्टिंग के लिए आप ठीक नहीं हो, रिजेक्टेड, निकलो। ये क्या हुआ? ये तो मैंने एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर लिया ना कि आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते, भाग जाओ। नहीं, फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग की यही तो बात है, उसमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन आती ही नहीं है। आपको मार्जिन रखना होता है। वो 30 किलो नहीं उठा सकता, आप उसे 20 kg दे दो। अब वो 20 kg को अगर उठा लेता है ना, तो आप बोलते हो हाँ ठीक है, जो ट्रेनिंग मैंने इसकी ग्रेड 3 से करनी थी, अब वही ट्रेनिंग इसकी मैं करूंगी ग्रेड 2 से, क्योंकि मुझे पता है ये खेल ये परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा वीक है, थोड़े से वीक से ज्यादा वीक है, ठीक है। इसको जो मैंने ग्रेड 3 से स्टार्ट करवाना था काम करवाना, मैं ग्रेड 2 से स्टार्ट करवाऊंगी काम करवाना। यानी मुझे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो मैंने एक मार्जिन रखा ना कि नहीं बंदा ये काम कर सकता है। मैं स्टूडेंट्स आपके ऊपर इतनी मेहनत करती हूँ, हालांकि मैंने आपका पीछे वाला सेमेस्टर का रिजल्ट देखा है, फिर भी आप पे इतनी मेहनत क्यों करती हूँ? क्योंकि मैंने एक मार्जिन रखा ना, और वो मार्जिन मैंने इसलिए रखा कि इन ये जो इस वक्त मेरे जो 18 बच्चे, 17 बच्चे, 16 बच्चे मेरा लेक्चर ले रहे हैं, उसमें से जो 10 बच्चे हैं ना, उन पे मैंने मार्जिन रखा। मुझे पता है अगर मैं उनको ज्यादा पढ़ाऊंगी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लें। इसीलिए फिजियोलॉजिकल जो आपकी टेस्ट होते हैं, वो एग्जैक्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, वो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं दे रहे होते अबाउट योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में आपको मार्जिन रखना पड़ता है, बस यही बात है फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग की। अदरवाइज फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग आपकी क्या क्या करती है मैंने आपको बता दिया, जरूरी है ना। अब आप लोग मुझे आंसर करो, क्या एथलीट्स के लिए फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग होना जरूरी है? यस मैम। जरूरी है विदेश? मैम जी विदेश, क्यों यस मैम। जरूरी है, क्यों जरूरी है बेटा? मैम लाजमी है कि हम ब्लड टेस्ट करेंगे सीपी वगैरह, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, या हम आरबीएस करेंगे रैंडम ब्लड शुगर, कोई तो शुगर हमें अप डाउन ना एनीमिया हो, पता लो चल ना हो। जाएगा, बिल्कुल हमें शुगर का पता हमें चल एनीमिया जाएगा। पता चल जाएगा, हमें शुगर लेवल पता चल जाएगी, हमें डायबिटिक पेशेंट है नहीं वो पता चल जाएगा। एग्जैक्टली exactly. अगर किसी को डिजीज रनर को बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसे बोलेंगे ठीक है 30 मीटर भाग कर दिखाओ मुझे ये 2 मिनट में। अगर उसने भाग लिया तो यस या ही इज एबल टू डू अ रनिंग। इसलिए जरूरी है ना। चलें, किसी का कोई सवाल या नेक्स्ट स्लाइड पे चलें? अफेक्टिव फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग। फिजियोलॉजिकल, देखिए फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो है ना, हम उसको कामयाब कैसे कर सकते हैं, हम उसको अफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, उसको यूजफुल कैसे बना सकते हैं।
बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं अपने एथलीट्स के लिए, तो हम देखते हैं कैसे। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल टेस्ट शुड बी रिलेवेंट टू द स्पोर्ट। जो खेल आपने खेलना है ना, जो खेल आपने इसको खिलाना है, जिसके लिए आपने इसको ट्रेन करना है, उसके रिलेटेड फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग करो जनाब। आपने उसको रनर बनाना है, छोड़े रनर, आपने उसको वेट लिफ्टर बनाना है, और आप कहते हो इधर आओ अपनी आईसाइट टेस्ट करवाओ, अपना बीएमआई टेस्ट करवाओ, अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाओ। क्यों भाई? उसे वेट लिफ्टर बनाना है ना, या आप उसे जो है वो पायलट बनाने लगे हो, उसके आईसाइट देख रहे हो? तो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, फिजियोलॉजिकल टेस्ट अगर आपकी स्पोर्ट के रिलेटेड होंगे तो वो अफेक्टिव होगी। ठीक हो गया? वही बात, फिजियोलॉजिकल टेस्ट को हम अफेक्टिव कैसे बनाए, नंबर 1 पॉइंट कि वो रिलेटेड हो आपकी स्पोर्ट के, सिंपल। नंबर 2 पॉइंट, टेस्ट शुड बी वैलिड एंड रिलायबल। वैलिड एंड रिलायबल का क्या मतलब है? आपने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पढ़ी होगी टेस्ट की, तो मुझे इसका आंसर कौन करेगा? जनता करेंगी इसका आंसर, जनता बताएंगी टेस्ट की वैलिडिटी क्या होती है। जनता, वैलिडिटी मैम मतलब मतलब एक्यूरेसी बेटा, कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव आता है। जैसे हमें कभी लैब टेस्ट करवाना हो ना, हम अपनी पसंदीदा डायग्नोस्टिक लैब की तरफ जाते हैं, ज्यादा अमीन लेबोरेटरी या हबीब लेबोरेटरी, ऐसा ही है, क्योंकि हमें पता है उनके जो टेस्ट होते हैं ना वो वैलिड होते हैं, उनकी जो कह सकते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स होंगी या उनकी जो वैल्यूज होंगी वो एक्यूरेट होंगी, उसमें मिस्टेक नहीं होगी, ऐसे ही है। तो वो वैलिड है तो हम उनकी तरफ जाते हैं ना, सिंपल। ठीक है, तो वैलिडिटी मींस उसकी एक्यूरेसी। चलें, रिलायबिलिटी कितनी है? रिलायबिलिटी का आंसर हमें देंगी महक। महक, टेस्ट रिलायबल कितना है? बेटा माइक अपने करीब करें, बहुत स्लो आवाज आ रही है। जो है एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर मतलब वो टेस्ट जो है उसी रेंज के अंदर चेंज हो। टेस्ट की रेंज आप प्रेडिक्शन के हिसाब से बोल रहे हो, रिलायबल। ठीक है, आप सही यस मैम। कि वो जो बंदा आपके पास आया है ना, क्या वो उस टेस्ट के लिए ठीक है? टेस्ट तो अच्छा है, नो डाउट, टेस्ट की वैलिडिटी बहुत है, लेकिन जो बंदा हमारे पास बैठा हुआ है, ह्यूमन बॉडी, वो उस टेस्ट के लिए रिलायबल है या नहीं? ऐसा तो नहीं है वो बंदा आया है अपने नी का टेस्ट करवाने, और हम कहते हैं यार फ्रोजन शोल्डर का जो टेस्ट है ना, एम्पटी कैन टेस्ट, उसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा है, तो इस बंदे पे एम्पटी कैन टेस्ट लगा दो। भाई वैलिडिटी तो है एम्पटी कैन टेस्ट की, लेकिन वो बंदा तो नी के पेन के साथ आया है ना, उस पे फ्रोजन शोल्डर वाला टेस्ट क्यों लगा रहे हो? वो रिलायबल नहीं है। वैलिड है, रिलायबल नहीं है। अब आपको बात समझ आई? वैलिडिटी मतलब वो चीज स्ट्रॉन्ग है, वो चीज एविडेंस बेस्ड है, वो चीज अच्छी है। रिलायबल का मतलब जिस पे लगा रहे हो वो उस पे सूट कर रहा है या नहीं। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक एक टेस्ट होता है बेटा, जिसे आप कहते हो डॉपलर। ठीक है, डॉपलर टेस्ट में आप ब्लड के अंदर शुगर डालते हो और फिर उसका टेस्ट करते हो। ठीक, लेकिन एक बंदा आपके पास आया, वो डायबिटिक है, उसने आपको हिस्ट्री दे दी, वो डायबिटिक है, और वो टेस्ट करवाने आया है डॉपलर। आप बोलोगे डॉपलर वैलिड है, लेकिन अगर डॉपलर करते हुए मैंने आपकी ब्लड में शुगर डाली, तो आप तो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हो, क्या होगा? फेंट हो जाओगे, उसी वक्त बेहोश हो जाओगे। तो रिलायबल नहीं है आप पे, टेस्ट वैलिड है, डॉपलर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप मैम वॉइस कट रही है आपकी मैम।
कोई बात समझ नहीं आई? नो मैम। अच्छा नो मैम। मधु, इस बात को रिपीट करो। मधु बेटा, इस बात को रिपीट करो। मधु, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो जी मैम। जी बेटा, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों को मेरी ही एग्जाम्पल में रिपीट कर दो ताकि निताशा और विदेश सुन सकें। मैम वैलिडिटी तो रिलायबिलिटी तो आपने बताया ना कि भाई टेस्ट हमारा कितना, या वैसे सपोज वैलिडिटी सबसे पहले हम बता दें कि कितना एक्यूरेट होता है। बिल्कुल। मतलब किसी भी टेस्ट की एक्यूरेसी हमें देखनी पड़ती है ना, कि जिस तरह आपने अच्छा है या एग्जांपल नहीं? दी कि हम हमेशा जो है वो अपनी फेवरेट लैब्स में जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि उनका टेस्ट जो है वो हमेशा एक्यूरेट होता है। ठीक हो गया, गुड। और रिलायबिलिटी में भी हम जो है मतलब पॉसिबिलिटी देखते हैं टेस्ट की कि ये टेस्ट जो हमारे पास इस वक्त पेशेंट बैठा हुआ है उसके ऊपर ठीक है, वो उसकी रेंज में आता है करने के लिए या नहीं, या ये टेस्ट उसके लिए बना ही नहीं है। टेस्ट अच्छा है लेकिन उसके लिए नहीं बना। मतलब डिजीज कोई और है और टेस्ट अगर हम कोई और कर दें, मतलब जो डिजीज होगी उसी के हिसाब से टेस्ट होगा, यही होता है रिलायबिलिटी। बिल्कुल। तो इसके लिए रिलायबल है या नहीं, जिस तरह अभी आपने वो डायबिटिक पेशेंट की एग्जांपल दी कि डायबिटिक पेशेंट है और डॉपलर टेस्ट हम उसका नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने उसके ब्लड में और शुगर ऐड कर दी तो उसके लिए मसला हो जाएगा। बिल्कुल। तो डॉपलर टेस्ट वैलिड है लेकिन रिलायबल नहीं है उस पेशेंट के लिए। अब आपको बात समझ आई विदेश? यस मैम। गुड, ठीक हो गया। टेस्ट शुड बी स्पोर्ट स्पेसिफिक। बिल्कुल, टेस्ट आपके खेल के मुताबिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। टेस्ट शुड बी रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। प्री मिड पोस्ट टेस्ट होने चाहिए। प्री मिड पोस्ट टेस्ट को जब आप मिलाते हो तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। तो एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर टेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने टेस्ट कर लिया उस बंदे का, उसे खेल के अंदर ले लिया, उसकी ट्रेनिंग की और उसे खेल में देखो इम्प्रूवमेंट कितनी आई, उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं, वो आपको टेस्ट बताएगा ना। इसलिए एक रेगुलर इंटरवल के बाद यानी 2 महीने बाद 3 महीने बाद ट्रेनिंग के आपको ये टेस्ट करवाने। टेस्टिंग प्रोसीजर शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड। बिल्कुल, आपको वो डेटा भी संभालना है, प्रोसीजर्स भी संभालने। टेस्ट रिजल्ट शुड बी इंटरप्रेटेड टू द कोच एंड एथलीट। टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो डिस्कस करें कोच के साथ भी और एथलीट के साथ भी। एथलीट वो बंदा जो खुद का टेस्ट भी करवा रहा है और ट्रेनिंग भी कर रहा है, उसे बताओ तो सही आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है या नहीं अच्छी हो रही, आप काम अब कर सकोगे या नहीं, आप इम्प्रूव हुए और डिमोट हो गए, आप अच्छे हो गए हो और उससे रह गए हो और बेड़ा गर्क हो गए। ये सारी चीजें अपने एथलीट से शेयर करनी। दिस वुड बी योर इथिकल राइट। आपको इथिकली ये चीज होनी चाहिए कि आपको वो टेस्ट का रिजल्ट उस पर्सन से शेयर करना है अंटिल अंटिल ब्रेकिंग बैड न्यूज वाला काम ना हो। ब्रेकिंग बैड न्यूज पढ़ा है आपने बिहेवियर साइंसेज में? ब्रेकिंग बैड न्यूज पढ़ा है बिहेवियर साइंसेज में? नहीं, नो मैम। आप फ्यूचर में पढ़ लें। नो मैम, अभी तक तो नहीं पढ़ा। ठीक है, मे बी फ्यूचर में आप लोग पढ़ लो, इसमें होता है बिहेवियर साइंसेज में ब्रेकिंग बैड न्यूज। तो अंटिल ब्रेकिंग बैड न्यूज ना हो तब तक आपने क्या करना है, एथलीट के साथ सारी बातें शेयर करनी है। ब्रेकिंग बैड न्यूज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो देती हूँ। इतनी बड़ी प्रॉब्लम लाइक कैंसर, लाइक एड्स, HIV पॉजिटिव, इस तरह की डिजीजेज जो कि वाकई बैड न्यूज है फॉर एथलीट, फॉर पर्सन, फॉर पेशेंट, तो उसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल है उसको ब्रेक करने का। ब्रेकिंग बैड न्यूज में वो पूरा प्रोटोकॉल आता है। उस प्रोटोकॉल में आप उसे एक सेपरेट रूम में लोगे, आप उसके बिलीव्ड रिलेशन वाले बंदे को पहले ट्रस्ट में लोगे, उससे शेयर करोगे, उसे मोटिवेट करोगे, इंकरेज करोगे, उसका लॉस खत्म करोगे, फिर उस बंदे की तरफ आओगे और फिर कहोगे कि लॉस होने के बाद
आप सबसे ज्यादा किसकी फिक्र करोगे? वो जिस बंदे का नाम लेगा वो बंदा आपने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, उसको अपने साथ लेकर रखोगे। ये है पूरा प्रोटोकॉल किसका? ब्रेकिंग बैड न्यूज का। लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशंस में होता है। तो ये प्रोटोकॉल पूरा बिहेवियर साइंसेस में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना? उसको अच्छे से पढ़ना बेटा, क्योंकि ये चीज वाकई में हमारे लिए बड़ी इफेक्टिव है। क्यों? हम जब पेशेंट करने जाते हैं ना और पेशेंट की फाइल देखते हैं तो हम यूं नहीं कर सके, बेचारा 1 महीने का बस मेहमान है, वो सुनकर आधा महीना जिंदा रहेगा और आधे महीने पहले मर जाएगा। समझ आई? तो ब्रेकिंग बैड न्यूज के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ आदाब हैं, कुछ तरीकेकार है, उस हिसाब से करनी है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टेस्ट शुड बी इंटरप्रेटेड, किसको इंटरप्रेटेड किया जाए? एथलीट को, ठीक है, एथिकल राइट है, एथलीट को इंटरप्रेटेड करो, कोच को भी करो कि देखो इस प्री टेस्ट में ये रिजल्ट था, मिड में ये रिजल्ट आया है, यानी कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद रिजल्ट अच्छा आया या बुरा। देखो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ऐसा करो 3 महीने की जो फर्दर ट्रेनिंग है ना उसको और अच्छा बढ़ा दो और इम्प्रूव करो और इस पे मेहनत करो, क्योंकि ये रिजल्ट फिलहाल अच्छा नहीं आया लेकिन मे भी पोस्ट में अच्छा आ जाए। ऐसा ही है। चले आगे चलते हैं। डायरेक्ट टेस्टिंग फॉर मैक्सिमल एरोबिक पावर, VO2 max is considered the best test for predicting success in endurance event. VO2 max को बेस्ट टेस्ट कंसीडर किया जाता है इंड्योरेंस इवेंट्स के लिए। मैंने फिर भी आपसे कहा VO2 max मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मींस CNG। CNG हम तब ज्यादा यूज करते हैं जब हमें लंबे सफर के लिए जाना है, और लंबा सफर मींस इंड्योरेंस एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज तो जल्दी खत्म हो जाती है ना। मेरी बात को समझना, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए बनाया है। इंड्योरेंस एक्सरसाइज लंबा सफर, लंबी एक्सरसाइज। इंड्योरेंस एक्सरसाइज में जाने के लिए आपको CNG की जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल महंगा पड़ेगा। CNG मींस गैस, गैस मींस ऑक्सीजन। तो इंड्योरेंस एक्सरसाइज के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो एरोबिक पे ज्यादा काम करने के लिए, इंड्योरेंस एक्सरसाइज करने के लिए आप एरोबिक की तरफ जाओगे। ठीक हो गया? तो अगर आपको इंड्योरेंस में सक्सेस चाहिए तो आप जाओगे VO2 मैक्स की तरफ। ये बात आपको समझ आई बेटा? ये बात समझ आई है तो पूरी स्लाइड पढ़ूंगी, अदरवाइज इसी को समझाऊंगी। जी मैम। मैम यस, फिर से रिपीट करें, हाँ एक दफा रिपीट फिर हमें से नहीं कर देती समझ हूँ। आया। जी बिल्कुल। ये पॉइंट लिखा हुआ है कि VO2 मैक्स इज अ बेस्ट टेस्ट, किसके लिए? जब आपको देखना हो कि एंड्योरेंस इवेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं, उसको प्रिडिक्ट करना हो। यानी एंड्योरेंस का इवेंट, एंड्योरेंस इवेंट मतलब लंबा इवेंट, एंड्योरेंस इवेंट मतलब लंबी रेस, लंबी ट्रेनिंग, लंबा काम, 2-3 घंटे वाला काम। 2-3 घंटे का काम करने के लिए आपको क्या करना है? स्लो स्लो ऑक्सीजन लेनी है और यूज करनी है। यानी लंबे काम के लिए आपको क्या करना है? एंड्योरेंस के लिए क्या करना है? आपको गैस की तरफ, CNG की तरफ जाना है, और CNG मींस ऑक्सीजन। लंबे सफर में निकलने के लिए CNG ज्यादा इफेक्टिव होगी और पेट्रोल कम। पेट्रोल मींस लैक्टिक एसिड। तो इंड्योरेंस के लिए लैक्टिक एसिड कम चाहिए, इंड्योरेंस के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और ऑक्सीजन का यूज कहलाता है VO2 मैक्स। VO2 मैक्स अगर अच्छा होगा यानी ऑक्सीजन अच्छी यूज होगी तो इंड्योरेंस वाला इवेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात समझ आई आपको? यस मैम। बिल्कुल। अगर वो ऑक्सीजन अच्छी ले सकता है ना, VO2 मैक्स अच्छा ले सकता है, ऑक्सीजन अच्छी ले सकता है, CNG अच्छी इस्तेमाल कर सकता है, तो वो ज्यादा अच्छे अरसे, ज्यादा कम अरसे में लंबी ट्रेनिंग कर सकता है, गाड़ी ज्यादा दूर तक भाग सकती है, और गाड़ी ही तो एथलीट है। तो एथलीट अगर VO2 मैक्स इस्तेमाल करके एंड्योरेंस के इवेंट को सक्सेसफुल बनाता है तो ये अच्छी बात है ना। तो इसलिए कहा गया कि एंड्योरेंस इवेंट के लिए VO2 मैक्स बहुत जरूरी है। ये टेस्ट बड़ा स्पेसिफिक है, दूसरे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन VO2 मैक्स का फैक्टर टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्टिंग, इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी क्या है? शुड बी स्पेसिफिक टू एथलीट स्पोर्ट। VO2 मैक्स भी बहुत तरह के होते हैं बेटा। रनिंग के लिए जाना है तो आप दूसरा करोगे, स्विमिंग के लिए जाना है तो आप दूसरा करोगे, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाना है तो आप दूसरा करोगे, साइकिलिंग के लिए जाना है तो आप दूसरा करोगे। देखो साइकिलिंग,
स्विमिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रनिंग, ये चारों चीजें आपकी इंड्योरेंस गेम्स हैं। ये चारों आपकी इंड्योरेंस गेम्स हैं। और भी बहुत सारी इंड्योरेंस गेम्स हैं, लेकिन ये वाली गेम्स आपकी इंड्योरेंस गेम्स हैं। इंड्योरेंस गेम्स है आपकी क्रिकेट, इंड्योरेंस गेम्स है आपकी फुटबॉल, बास्केटबॉल, इंड्योरेंस गेम्स है। ठीक है ना। इन सब गेम्स के लिए आपको VO2 मैक्स चेक करना है। तो जैसी खेल वैसा टेस्ट। ठीक हो गया। चलें, मीटिंग एंड हो जाएगी। मीटिंग को आपने फौरन से रिकनेक्ट करना है सेम लिंक से। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज टेस्ट प्रोटोकॉल्स। जल्दी से रिकनेक्ट करें।